Today we are discussed about equipotential surface and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका एक नाम और होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन दो टॉपिक के साथ। तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक का नाम क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इक्वी मतलब इक्वल या सेम, पोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा हम यहाँ पे सरफेस मानेंगे जहां पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइए फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद से समझते हैं क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए यहां लिखोगे द सरफेस ओवर विच पोटेंशियल remain same is called equipotential surface। ठीक है, क्या बताया हमने, यहां बताया है कि ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है या सेम रहेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके अराउंड मैंने एक मान लिया स्फीयर, और जो स्फीयर है इसकी रेडियस हमने मान ली r1, ठीक है, और एक हम यहाँ पे स्फीयर और मान लेते हैं इसके अराउंड, ये हमारे पास दूसरा स्फीयर। बस ठीक से बनाए इसको, आप ऐसे बना दोगे। तो देखिए इसकी रेडियस मान लेते हैं यहाँ पे, रेडियस r2, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट स्फीयर मान रखा है, अगर इसके ऊपर पोटेंशियल निकाले तो कितना आएगा आपके पास, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है। यहाँ पे दो हम पॉइंट मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए, इसी फर्स्ट वाले स्फीयर को, एक यहाँ मान लेते हैं पॉइंट बी। तो वी नो दैट पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v k q r के इक्वल होता था फॉर्मूला, हमारे पास यही होता था। तो अगर हमने यहाँ पे दो पॉइंट मान रखे हैं, तो क्या दोनों के लिए रेडियस सेम रहेगी, इसके लिए भी r1 रहेगी, इसके लिए भी r1 ही रहेगी। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट ए फाइंड आउट करें तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास k q r1 इसलिए बिकॉज डिस्टेंस क्या है, r1। सिमिलरली अगर पॉइंट बी पे निकालें तो ये कितना आएगा, vb इज इक्वल टू k q बाय डिस्टेंस क्या है, यहाँ भी r1 है। ठीक है, तो एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी दोनों पर अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, पोटेंशियल सेम आ रहा है। तो इस वाले सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली अगर हम जो सेकंड सरफेस मान रखे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट मान ले, एक यहाँ मान लेते पॉइंट P और एक यहाँ मान लेते पॉइंट Q। ठीक है, दो ही पॉइंट हो गए। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालें एट पॉइंट P पे कितना आएगा, वही K Q, डिस्टेंस क्या लिखोगे, R2 हो जाएगा, बिकॉज हमने सेकंड सरफेस मान रखा है। सिमिलरली अगर पॉइंट Q पे निकालें पोटेंशियल तो K Q बाय क्या हो जाएगा, R2, बिकॉज इसके लिए रेडियस सेम रहेगी। तो अगर हमने यहाँ पे देखा केस फर्स्ट या फोर्थ सरफेस फर्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा, और उसी प्रकार से हमने जो सेकंड सरफेस मान रखा है, यहाँ भी क्या है, पोटेंशियल सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमारे पास सरफेस होते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि जो फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया, ये आ गया 20 वोल्ट। सेकंड पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया, ये सपोज आ गया यहाँ पे 15 वोल्ट।
अगर इसके अराउंड सपोज हम एक और सरफेस मान लें, ठीक है, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो इनसे कम आएगा। सपोज वहां पे आ गया 10, ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ पे ऐसे देखा कि हम इसके ये सेंटर से जितना दूर सरफेस मान रहे हैं उस सरफेस पे पोटेंशियल जो है उसकी जो वैल्यू है कम आ रही है। वो इसलिए बिकॉज हमको ये पता है V इज इक्वल टू KQ/RT इक्वल होता है V और R आपस में एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर R इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से याद रखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, मतलब ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर, मतलब दैट आपने ये पढ़ा भी था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे क्या होता है कि कोई एक लाइन होती है उसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, कोई लीनियर लाइन है उस पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इसके अराउंड हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिलेंडर मान लिया, ठीक है। तो जो ये सिलेंडर होगा, जो रेडियस इसकी यहाँ पे होगी उतनी इसकी यहाँ पे होगी, उतनी ही हर एक ये पॉइंट पे होगी। तो अगर हम इस सिलेंडर के अक्रॉस किसी भी ये पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो अलग अलग आएगा या सेम आएगा, रेडियस तो सेम है, मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो सेम आएगा। अगर इसके अराउंड एक और मैं सरफेस यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास दूसरा सरफेस, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, इसकी रेडियस अगर हम 8 हो ये मान लें, तो इसके ऊपर भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो हम वो करते हैं वन बाय वन। तो इतना एक बार आप नोट कर लें, ये इसके एग्जांपल्स हैं, आप याद रखने के लिए लिख सकते हो। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, तो एक बार इतना नोट करें, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ। तो देखिए आगे है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइए लिखते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आप लिखोगे द पोटेंशियल ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन्स सेम। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके ऊपर जो भी हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे वो सेम रहेगा, एक सा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड आप इसमें लिखोगे कि जैसा कि हमने सरफेस माना था, कोई भी हमने सरफेस माना था, तो अगर यहाँ पे कोई भी दो ही पॉइंट ये मान लें, जैसे इसकी रेडियस हमने मान ली r या r1 मान लें, तो अगर इसके ऊपर a के ऊपर और b के ऊपर पोटेंशियल हम निकाले तो ये सेम आएगा। तो अगर उसके बीच का डिफरेंस निकाले, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, कहां पे निकाले, ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वो डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम यहां से दूसरी प्रॉपर्टी में ये याद रख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो नोट कीजिए, यहां पे लिखोगे आप द
पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विपोटेंशियल एट की जगह ओवर कर लीजिए, ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस H0। ठीक है, क्या लिखना है आपको? यहां पे लिखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो कितना आएगा? वो 0 आएगा। ठीक है, याद रख लेंगे आप, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। ये नेक्स्ट आप इसमें लिखोगे, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि हमको यहाँ पे यू नो दैट ये चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? वर्क की। तो हम इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में क्या? नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बता रखा है यहाँ पर? ये बता रखा है नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज। मतलब अगर इस सरफेस पे ये किसी भी ये चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे ये पॉइंट पे ले जाते हैं तो वहां पे वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिकॉज हमको ये पता है कि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे? VA माइनस VB, ये इक्वल होता था वर्क फ्रॉम क्या होता था? B to A बाय टेस्ट चार्ज क्यू। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, ये अभी हमने इसमें लिखा हुआ था कि इस सरफेस पे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है। तो अगर ये होगा 0, यहां से लिखे वर्क फ्रॉम B to A, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब वर्क हमने यहाँ पे देखा, वर्क क्या आ गया? 0 आ गया। तो सिंपली हम यहाँ से याद रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वहां पे वर्क जो निकालते हैं वो वर्क 0 होगा। मतलब हमको वर्क की आवश्यकता नहीं होगी, वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके पास यहाँ पे। यू नो दैट अगर हम यहाँ पे ये देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक दूसरे के यहाँ पे क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। या आप दूसरी बात ऐसे याद रखोगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहता है। ये जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि कोई भी चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती थी, हमने इससे भी देखा क्या रहती है? नॉर्मल रहती है इस प्रकार से। तो अगर इसके अराउंड एक सरफेस भी दिखाएं तो इस सरफेस पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। बिकॉज इनके बीच में एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, इसको हम एक फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर हम लिखे जो पोटेंशियल होता है VA माइनस VB, ठीक है, ये यहाँ से इक्वल होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम B to A E डॉट dr। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए dr का यूज होता है, और ये वेक्टर में होता है। ठीक है, तो अगर ये रहेगा आपके पास 0, और अगर हम इसको यहाँ से ओपन करें तो ओपन ये करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा E, यहाँ पे डॉट है तो dr हटा के क्या आ जाएगा? cos थीटा, cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितने पे 0 रहता है? 90 डिग्री पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री पर रहता है। ये आप प्रॉपर्टी में याद रखोगे। तो लिखिए यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड
over the electric field over equipotential, या ऐसे लीजिए, the electric field perpendicular over equipotential surface, equipotential सरफेस। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ जो है उसमें हम ऐसे याद रखेंगे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखा था, वहां भी ऐसे देखा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सिमिलरली हमको यहाँ भी याद रखना है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect to each other। ठीक है, क्या हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आइए उससे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं कि एक आपके पास चार्ज है पॉजिटिव और एक है चार्ज नेगेटिव। ठीक है, एक है चार्ज पॉजिटिव और एक है चार्ज नेगेटिव, और इसके अराउंड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करें, जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर था वहां भी किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तो हमने दैट पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इमर्ज होती थी, तो इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। तो दैट ऐसे हम कुछ लाइंस जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए, इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज होता था इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती थी उन्होंने, तो हमने दिखा दी यहाँ से इमर्ज हो रही है, और नेगेटिव क्या होता है, मर्ज होता है। तो यहाँ पे दिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, मर्ज हो रही है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ से ही मान लें कि अलग अलग है पॉइंट्स, तो अगर सेंटर पे देखें तो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट होगा सेम। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा बिल्कुल वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इधर आए या उधर जाए तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कर्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे हो जाएंगे कर्व में, और इधर रिप्रेजेंट करते हैं कर्व में ऐसे दिखा सकते हो, और भी यहाँ से हम सरफेस दिखा देंगे इस प्रकार से, और भी रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस को। सिमिलरली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो ऐसे हो जाएगी, और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ये क्या है आपके पास, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो हमने यहाँ पे देखा था कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उसको हम इस एग्जांपल से याद रखते हैं। ठीक है, आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो एटलीस्ट आपको यहाँ से याद रखना क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आइए इन पे बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। तो दैट हमने यहाँ पे मान लिए तीन है हमारे पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 0, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 3। तो ए बी सी आपके पास अलग अलग कोऑर्डिनेट है, और सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर हम इनको इनके अंदर मानते हैं
कोऑर्डिनेट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में माने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मानते हैं, तो बताइए इनके ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसका क्या रिलेशन होगा, कि आपस में ये इक्वल होंगे या एक दूसरे से ज्यादा होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, ये सब बताना। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए दो हमारे पास है पॉइंट्स, तो एक होगा x, दूसरा क्या होता है y, तो दो है हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो x हम यहाँ दिखा देंगे और y एक्सिस ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब ये वाला ये पॉइंट को क्या मैं a लिख सकता हूँ, क्यों लिखूंगा, बिकॉज इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है 0 एंड 0, ठीक है। अब b ये वाला तो है x पे कितना है, यहाँ पे मान लेते कहीं है 0.3 और उसके बाद क्या है 0, तो आप क्या दिखा देंगे 0 एट पॉइंट b, c पॉइंट x एक्सिस पे 0 और y पे 3, तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट c 0 एंड c, ठीक है। इतना दिखाने के बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाला साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यस और नो, बिकॉज आप लोगों ने देखा भी था, पढ़ भी रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड एक्ट करता है, तो ऊपर क्या होगा चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या a और b पॉइंट जो हैं वो एक ही सरफेस में है, क्या उसको मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूँ, क्या इनका ये पोटेंशियल इक्वल आएगा, कैसे आएगा वो देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। मान लीजिए जो रूम है, जो हमारा ये फ्लोर है वो है पॉजिटिव चार्ज और अपर साइड है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड एक्ट कर रही है, अब इसके अंदर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, अगर इनके एक ये पॉइंट को एक राउंड से मिला दे, ये सर्कल से मिला दे या सरफेस से मिला दे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे, तो वो जितने भी सरफेस होंगे वो आपके पास होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर रहा है और इनको हमने एक लाइन से मिला दिया, तो ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस होता था वहां पे क्या होता था पोटेंशियल इक्वल होते थे, तो एट पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा उतना ही किसको होगा पॉइंट बी पे। बात रहेगी सी पे ये कितना पोटेंशियल होगा, तो सी पर देखें तो जो ए और बी थे हमारे पास पॉइंट वो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक थे, बट सी जो है वो नेगेटिव चार्ज के नियर अबाउट है। तो यू नो दैट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जहां पे चार्ज पॉजिटिव होता है उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल ज्यादा, बट नेगेटिव के पास पोटेंशियल कम होता है। तो हम यहाँ पे बताएंगे पॉइंट सी पे क्या होगा पोटेंशियल कम होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेस देन सी, ठीक है। तो हमने यहाँ से बताया ए और बी जो है ये पॉइंट वहां पे पोटेंशियल इक्वल होगा, बिकॉज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, बट पॉइंट सी जो दिखा रखा है यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ए और बी के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसका एक नाम और होता है, इसको हम क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो इसको हम क्या लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, मतलब इसको ई से लिख सकते हैं, एंड पोटेंशियल को हम जी से, तो ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ मान लेते हैं, तो ये क्या है चार्ज को मान लिया क्यों, ठीक है। और यहाँ पे एट पॉइंट ए के ऊपर हमने दिया टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो जब इस टेस्ट चार्ज को हम टुवर्ड द क्यों लेके आते हैं, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है यहां से अगर यहाँ पे आएगा तो चेंज होगी, अगर ये पोजीशन
चेंज होगा तो उसके साथ में इसका पोटेंशियल भी चेंज होगा। यहाँ पे जो हम पोटेंशियल निकालेंगे वो कुछ अलग आएगा, यहाँ पे कुछ अलग आएगा, यहाँ पे कुछ अलग आएगा। मतलब हम इसको ये जितना इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे उतना ही क्या चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसकी लिखिए आप, क्या लिखोगे, द चेंज in electric potential with respect to change in position of test charge it's called, क्या बोलोगे इसे, it's called electric potential gradient। ठीक है, such as that electric potential gradient को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको लिख दूं डेल्टा V बाय डेल्टा R। क्या मतलब इसका, चेंज इन पोटेंशियल और इसका चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, यहाँ से SI यूनिट आप यहाँ से लिख दोगे, इसकी तो हो जाती है वोल्ट और इसकी हो जाती है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इतना नोट कर लें, उसके बाद इसका एक एक्सप्रेशन है वो करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो एक्सप्रेशन देखिए इसका, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे कोई चार्ज है, चार्ज क्यों, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए मान लो, और यहाँ पे मैंने दिया टेस्ट चार्ज क्यों। तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल होगा उसको वी ए से हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, वी ए। अब हम यहाँ पे क्या करें, सपोज ये कंप्लीट डिस्टेंस है आर, तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को इधर लेकर आते हैं ये टुवर्ड द क्यू, तो इसकी जो ये पोजीशन चार्ज चेंज होगी, कितनी चेंज होगी उसको लिख देते हैं डेल्टा आर। सपोज इसकी पोजीशन चेंज हो रही है जब हम इसको पॉइंट बी पे लेकर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या लिख देंगे, वी बी से। ओके, तो अब ये बताइए कि जो हमने यहाँ पे चार्ज मान रखा है क्या नोट, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसीलिए वो आगे मूव कर रहा है और ये वर्क भी कर रहा है। तो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, तो यहाँ पे लिखोगे द फोर्स एक्सर्ट ऑन चार्ज क्यू नॉट इज। तो F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था, E इज इक्वल टू क्या होता था, F बाय क्यू नॉट। तो F निकालें तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट E हो जाएगा। ठीक है, हो जाए इतना। अब देखिए इसने वर्क कितना किया यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ पे लिखोगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यू नो दैट वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो चार्जेस के अपोजिट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डॉट चेंज इन पोजीशन। देख सकते हैं यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, इस आर की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद एफ इसके इक्वल था, हम एफ की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ के जगह ये रखो तो माइनस क्यू नॉट, ठीक है, ई और डेल्टा आर लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन मान लें, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एक बार इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो बिल्कुल आसान से हमने यहाँ पे ये माना था कि यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है, उसको फोर्स लग रहा है, फोर्स इतना लग रहा है, और वर्क हमारे पास
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे तो ये आ जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, तो नोट कीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे पॉइंट जो दिखाए थे, ए के ऊपर पोटेंशियल कितना था वी ए, और बी पे कितना था वी बी, ठीक है, डेल्टा था। तो अगर हम यहाँ पे दिखाएं कि पोटेंशियल से कितना वर्क हो रहा है, किससे, पोटेंशियल से, और कितना यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल्टा वी क्या लिख सकते हो आप, वी बी माइनस वी ए की इक्वल होगा। बिकॉज अगर यहाँ पे आपके पास कोई चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल होगा एक के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, बिकॉज वो नजदीक है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अगर वर्क में यहाँ से लिखूं W इज इक्वल टू, नो दैट पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू वर्क बाय प्लस चार्ज Q नॉट के इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये इसके इनटू में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, तो आप इसको लिखोगे क्या, W इज इक्वल टू Q नॉट इनटू चेंज इन पोटेंशियल, कितना चेंज हो रहा है, V B माइनस V A, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V, तो W यहाँ से आ जाएगा Q नॉट डेल्टा V, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 7, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने इसको दिखा दिया कि जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो इसके इक्वल होगा, उसके बाद वर्क इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर अब इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पे लिखोगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। यहाँ से आपके पास आएगा, इसको कंपेयर कर, तो ये तो आपस में इक्वल है, तो इनको भी एक दूसरे के इक्वल हम रख सकते हैं, तो आप यहाँ से लिख दोगे क्या, Q नॉट डेल्टा V यहाँ से इक्वल हो जाएगा इसके माइनस ऑफ Q नॉट E डेल्टा R, ठीक है। Q नॉट से Q नॉट यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जो कि माइनस में है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा डेल्टा V बाय डेल्टा R, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लें। यहाँ पे एक आपको सेंटेंस लिखना है, देखिए thus the electric potential gradient is equal to the negative of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे बता रखा है कि इसको हमने नाम दिया था किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लें, ये टॉपिक अच्छे से करें, ओके, थैंक यू।